Afternoon and a very warm welcome to all who have joined today on MindSpeak, the webinar series we conduct every day at 2 p.m. Our industry today consists of many verticals, and gold is the single largest vertical with almost 85% of the market share. हमने एक पैटर्न बिजनेस का एक तरीका ऐसा बना के अपना लिया है जो हम सालों से फॉलो करते आ रहे हैं, और हम ये मान लिया है कि ये ही तरीका सही तरीका है। ये तरीका सही है कि नहीं, इसको सोचने के लिए हमने कभी कोशिश नहीं की कि और कोई सिचुएशंस इसमें नए आ सकते हैं या नहीं। क्या हमने कभी सोचा था कि हम 1-1.5 महीने के लिए कंप्लीटली हॉलिडे लेने वाले हैं और अपने घर में बैठ के अपना पूरा समय बिताने वाले हैं? समय सबको सही रास्ता दिखाता है, और इसके बाद अगर हम नहीं समझ पाएंगे तो परेशानी जरूर होगी, लेकिन हमें हमारा जज्बा बनाए रखना है। यही जज्बा रहा तो मुश्किल का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस, ना घबरा अंधेरे में मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। आज हम गोल्ड द चेंजिंग सिनेरियो के बारे में बात करने वाले हैं। नए तरीके, नए दाव, नई सोच और नई दिशाएं और नए विचार लेके एक नया उमंग के साथ इस सेमिनार को हम समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ इस सेमिनार के मॉडरेटर हैं चिराग शेठ, जो मेटल्स फोकस साउथ एशिया के सीनियर रिसर्च कंसल्टेंट हैं। उनके पैनल में आज हैं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के एमडी ऑफ इंडिया सोम सुंदरम जी। हमारे साथ में सुवर्णकर सेन जी हैं, एक्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स। हमारे साथ खुशबू रनावत है, डायरेक्टर ऑफ स्वर्ण शिल्प चेन्स। हमारे साथ एक बहुत अच्छी हस्ती है श्री राजेश खोसला जी, चेयरमैन एमेरिटस एमएमटीसी पैम, और हरेश आचार्य जी जो एमडी है पार्कर बुलियन के। और हमारे साथ सोनाली शाह है, सोनाली शाह सेठ, जो एक डिजाइनर भी है, क्रिएटिव डायरेक्टर भी है, और उनकी कंपनी का नाम है स्फेयर ज्वेलरी। सो बिफोर स्टार्टिंग टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि आपके अगर फोन्स और लैपटॉप्स को अगर आप वीडियो ऑफ मोड में रखेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि लोड कम रहेगा आपके नेटवर्क पे। ये 1.5 घंटे का जो सेमिनार है उसमें लास्ट में 15 मिनट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, और मैं अब चिराग शेठ को विनती करूंगा कि अपना प्रेजेंटेशन शुरू करें। Thank you very much, Ashok bhai. And this is quite an interesting, panel discussion. And I've got some really great stalwarts, to discuss the market with. अगर हम, जैसे अशोक भाई ने कहा कि ये एक अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स है, हमने शायद ऐसा कभी टाइम देखा नहीं है। The entire world is under a lockdown. और इंटरेस्टिंग है कि गोल्ड मार्केट भी अपने आप में पिछले कई सालों से चेंज होते जा रहा है। रेगुलेटरी चेंजेस आए हुए हैं इस मार्केट में, कंज्यूमर लेवल पे चेंजेस आए हुए, टेक्नोलॉजी लेवल पे चेंजेस आए हुए। तो गोल्ड मार्केट हमने पिछले शायद 5 से 7 साल में बहुत सारी चीजें चेंज होती हुई देखी, और जैसे बड़े बुजुर्ग कह के गए, चेंज इज द ओनली थिंग विच इज कांस्टेंट, एंड हम यहाँ पे यही चीज डिस्कस करना चाहते हैं कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, और इंडस्ट्री ने इसको कैसे अडॉप्ट करना चाहिए। मैं सबसे पहले सवाल पूछूंगा, शुरू करूंगा सोम से, और ये मैं चाहूंगा कि मेरे सारे पैनलिस्ट इसका जवाब दे। Som, we've seen significant changes in last 5-7 years in terms of industry, be it at the trade level, be it at the consumer level,
One point which I wanted you to address is, what are those things that you've seen are significant, and how do you think over the next 2 or 3 years these changes will play out? The big change that I have seen during these 5-7 years when I have come into the gold is certainly there is a lot more demand for various aspects of trust in the industry. Industry has also gotten a lot more organized. It is not fully organized, we know, but I've been fortunate to see the way this industry absolutely started changing towards getting more organized. I mean, that if there is one trend which sticks into my mind, we just have seen how the retail experience has changed. People have started using enterprise systems. They have started using technology, and even without hallmarking, people have started speaking about the purity. How they themselves can certify it. So I see this as a trend. I still think that it is definitely not there fully, because the back-end processes still are not fully organized because of our lack of structure or our traditional way of working, etc. But if you look at the front end, everybody wants to tell the consumer that they are a very modern retailer. They've got very, what I would say, eminent principles to work on, etc. So that is a big trend, I would say. There are several others, definitely, but this is one thing which I would say. What has not changed, I want to also just say, because I want to keep it very clear. What has not changed is the fact that the way we still approach the consumer, apart from this trust factor, and the way we try to sell gold, jewelry, is still, in my opinion, very commoditized. And that is probably what is hurting the industry. So these are the two things. Very good development on one side, but stuck in time when it comes to selling gold in. So it's interesting you mentioned about trust, and I think World Gold Council did a consumer survey a few months ago where trust was an important aspect. If you could just probably point out a few things out of that for the listeners. Yeah, sure. See, we did a consumer survey across 5 markets: US, India, China, Japan, and Europe. Okay. We approached 18,000 participants. Which is a world global survey, and some of the results were very, very telling. We are going to release the report specific to India on this Friday, but the global report was announced in November. The biggest thing that stood out in that report, Chirag, is people still feel 48% of the people who have not bought gold last 2 years said that they are not buying gold. And this is global, I want to say. They are not buying gold because of lack of trust. There are many findings there. They all want gold, but 48% of the people said they don't have trust. It's not just about purity, the price. They just feel a little concerned about buying gold. So this is the number of consumers who could be new consumers if we can. Sure. Khosla sir, I would like to bring you in over here. One thing which Som pointed out was trust. I wanted to have your perspective, and as somebody who set up India's leading refinery and the first LBMA1, how do you bring this trust back in the consumer? And obviously your points on what changes you've seen in the industry. Well, let's go back into time. 2012 is when India's first modern refinery was set up. For a country that's been the largest consumer of gold between India and China, it's first and second. I think it's a crying shame that over these years, industry or industrialist chose not to go down
state-of-art refining. And I think we are still suffering part of the hangover of that. So 2014 became LBMA Good Delivery. If you see, if you look at bullion per se, you are seeing now a clear demarcation line between what is seen to be of global standard, what is not seen to be of global standard. I am not equating one with the other, that is for someone else to determine. But when you go down an internationalization route, you simply have no choice but to conform to what the world expects. And Som saying that 40% of his people that he surveyed globally had this concern about trust in gold, I think stems from the global ecosystem where there is still only a handful of what I call internationally trustworthy gold that is traded on the exchanges. But there's a lot more gold that is consumed, not necessarily of the same pedigree, which is being consumed by the consumption industry. And the consumption industry here is the jeweler, and in turn, the consumer who buys gold. So is that good? Is that not good? I've been propagating at every forum that India should have at least 4 good delivery refineries. They have their hiccups. We're not discussing that. But certainly, if you want to restore trust and credibility in gold as distinct from gold jewelry, you simply have no option but either to have more internationally accredited refineries or look seriously at the India Good Delivery and determine how you're going to step up India Good Delivery to an international norm. That's my take on this part of it. थैंक यू वासु भाई, मैं चाहूंगा आप अगर बुलियन बिजनेस को एड्रेस कर सके कि पिछले कई सालों में बुलियन बिजनेस में क्या चेंजेस आए हैं और आगे आप क्योंकि जीएसटी, डीमोनेटाइजेशन, ये सारी चीजें जो आई है उससे और क्या चेंजेस आप देख रहे हैं अगले 1 या 2 साल में बुलियन बिजनेस में आती है? वासु भाई आप म्यूट पे है शायद. Vasubhai, you have to unmute yourself. Unmute yourself, yes. Is that control with the administrator? Avinash ji, can you unmute Vasubhai, please? Vasubhai, I'm trying you, but you have to do from your side. I'm just calling Vasu sir. Till that time, Chirag bhai, you can take somebody else. Yeah. Yes, Suvankar, I think, you would be in a better position to answer this. Som mentioned 2 aspects, trust and how we are selling, gold. And probably that has not changed to some extent, over the last few years. How are you addressing these issues as one of India's prominent, retailer? How do you address the fact that how we are changing, how we are selling gold has not really changed? Good afternoon everyone. तो सोम जी ने जो कहा, मेरा एक पर्सपेक्टिव है कि ये जो रिसर्च हम लोग जो किए हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड एंड जो कंज्यूमर्स से बात कर रहे हैं, एक चीज जो आ रहा है वो है कि द यंग जनरेशन इज द वन हु इज अनएबल टू ट्रस्ट कि गोल्ड खरीदते वक्त मैं अकेला जाके ज्वेलरी या गोल्ड ज्वेलरी या कुछ भी खरीद नहीं पाऊंगा. द प्रॉब्लम इज नॉट रियली विद ट्रस्ट. आज अब इंडिया में अगर देखा जाए, द वे इट वाज, बी इट ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, ऑल अक्रॉस कल्चरली हम लोग हॉलमार्किंग को आगे से बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं. ज्यादातर ऑर्गेनाइज्ड हो कि अनऑर्गेनाइज्ड लोग हॉलमार्किंग में जा रहे हैं. इट्स अ डिफरेंट थिंग दैट टायर 4, 5, 6 सिटीज जो छोटे छोटे गांव में है,
वहां पे लोग धीरे धीरे अडॉप्ट कर रहे हैं, मगर बड़े शहर में लोग ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए क्वालिटी कंट्रोल और प्योरिटी बहुत सारी चीजें देख रहे हैं। But the challenge that as a retailer हम लोग फेस कर रहे हैं कि यंग जनरेशन का कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो जाके कुछ ज्वेलरी खुद खरीदे। आप अगर हम लोग रिटेल साइट से अगर बैठे रहे और अगर देखें कि कोई खरीदने आ रहा है, सो यंग जनरेशन विल कम विद देयर मदर और मदर इन लॉ, या बोथ द कपल विल कम टुगेदर। मगर अगर देखा जाए तो कोई भी क्वालिटी का कपड़ा या कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स या कुछ भी ऐसे चीजें लोग घर में बैठे बैठे बहुत आराम से खरीद रहे हैं। क्वालिटी जो भी हो, अच्छा हो खराब हो, उसमें उन लोग का ट्रस्ट का बारे में नहीं सोचते वो लोग। हालांकि इन द सेम ज्वेलरी इंडस्ट्री अगर हम लोग देखें कि एक तरफ में हम लोग गोल्ड ज्वेलरी को लेके चैलेंज फेस कर रहे हैं, मगर अगर वो सिल्वर और फैशन ज्वेलरी के बात बताए जहाँ पे द परचेसिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 5,000, 7,000, 10,000, we have seen that customers बहुत impulsively खरीद लेते हैं। मगर वही 10,000 का पैसा अगर हम लोग गोल्ड ज्वेलरी खरीदने में जाए तो वो कस्टमर 10 बार सोचेगा। मगर इमोशन के साथ साथ वो रैशनैलिटी, वो रैशनल पार्ट ऑफ द ब्रेन गेट्स एक्टिवेटेड द मोमेंट गोल्ड आ जाता है, और ये फिर लोगों के मन में, कंज्यूमर्स के मन में एक डाउट, एक भय, जो मैं क्या सही प्राइस में खरीद रहा हूँ, मेरे से क्या ज्यादा मेकिंग चार्ज ले रहा है, मेरे से क्या कम रेट ले रहा है, ये 100 क्वेश्चंस आ जाता है। सो द प्रॉब्लम आई थिंक दैट एज एन इंडस्ट्री जो हमको ये ट्रस्ट फैक्टर को अगर बिल्ड करना है, यस राजेश जी जैसे बोल रहे हैं कि एट हिज एंड ही इज मेकिंग अ क्वालिटी प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ द गोल्ड बार्स दैट आर बीइंग डन। द मैन्युफैक्चरर्स विल क्रिएट, आर इन्वेस्टिंग इन मशीनरीज, बिल्डिंग इन ग्रेट क्वालिटी प्रोडक्ट्स। रिटेलर्स जानबूझ के कोई खराब माल नहीं देना चाहेगा अपना कस्टमर को, मगर एज एन इंडस्ट्री मिल के अगर हम लोग सही प्रोपागेंडा, हम लोग मार्केटिंग बोलते हैं, एडवर्टाइजिंग बोलते हैं, मगर अगर वो प्रोपागेंडा अगर सही यंग जनरेशन को कर पाए कि गोल्ड खरीदना अच्छा है और गोल्ड आप आराम से खरीद सकते हो, सो द ऑटोमेटिक वो ब्रांड बिल्डिंग ऑफ गोल्ड एज अ कमोडिटी, एज अ प्रोडक्ट, एज अ मेटल, एज एन इन्वेस्टमेंट, एज एन अडॉर्नमेंट उन लोगों का दिमाग में और ज्यादातर आ जाएगा। सोनकर, आई थिंक आपने दो इंटरेस्टिंग पॉइंट कहा। क्या हमें गोल्ड को पोजीशन करना जरूरी है, प्रॉपर पोजीशन हमने शायद अब कर नहीं रहे यंगर जनरेशन को, क्या इसमें दिक्कत है? क्योंकि अगर हम चाइना देखें, वियतनाम देखें, जहाँ पे काफी यंग पॉपुलेशन है, वहां पे जो लोगों का जो गोल्ड का जो पोजिशनर, हमारा जो गोल्ड का पोजिशनर है वो काफी अलग है। तो क्या पोजिशनिंग बदलना जरूरी है? पोजिशनिंग बदलना जरूरी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग का पैनल में जो लेडीज है उनसे पूछिए तो एक कस्टमर who is who's a female, she is going to buy the jewelry that will complement उनका कपड़े के साथ, और डिजाइन उनको समझ आना चाहिए। जैसे ये है फ्रॉम अ वुमेन्स पर्सपेक्टिव। और जब आ जाता है थोड़ा ट्रेडिशनल बायर्स या फ्रॉम द मेन्स, हम लोग बेच रहे हैं ज्यादातर मेन और खरीद रहे हैं ज्यादातर वुमेन। तो वुमेन का जो नीड है वो एक समझना इंपॉर्टेंट है कि उनका नीड इमोशनल है, वो चीज हम लोग फुलफिल कर पाए एज अ गोल्ड, तो फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ पाएंगे। बट एट द सेम टाइम इफ यू कंसिडर द यंग कपल, उन लोग का दिमाग में, मेरे कितने सारे दोस्त है सपोज जो इंडस्ट्री से नहीं है, उन लोग का इनकम लेवल्स जो भी हो, महीने में 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपया, बट वो लोग गोल्ड खरीदना विच खरीद के उनका लॉकर में रख दिया और पहन नहीं रहा है, मगर उसका वैल्यू दिन ब दिन बढ़ रहा है, तो फिर उनको बाद में अफसोस होता है मैंने क्यों नहीं खरीदा। मगर जब खरीदना चाहिए तब उन लोग को बोलो तो बोलेगा जो मैं क्यों खरीदूं यार, वो कुछ मतलब का नहीं है। 2 दिन पहले एक मेरा कस्टमर फोन किया कि मेरे घर में थोड़ा अरे पैसा रखा हुआ था, गोल्ड तो अभी 50,000 हो गया, खरीद लेना चाहिए। तो मैं बोला आप क्यों नहीं खरीदा 1 साल पहले 2 साल पहले, अभी 50,000 हो रहा है, आप बोल रहे हो अभी खरीदोगे जब प्राइस इतना बढ़ गया है। तो द पॉइंट इज दैट इसका मतलब न्यूज, मीडिया, प्रोपेगेंडा, लोगों का दिमाग में जब ऐसा बढ़ जाता है देन पीपल थिंक दैट हाँ खरीदना चाहिए। बट द रेस्ट ऑफ द टाइम वी आर स्क्रैचिंग आवर हेड्स दैट लोगों को बोलूं कैसे कि यू प्लीज गोल्ड बाय ज्वेलरी, जो भी है आप खरीदो। द अदर पार्ट विच द इंडस्ट्री का माइनस पॉइंट है विच इज गोल्ड प्राइस प्लस मेकिंग चार्ज। व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी, अमेरिका में अभी ऐसा भी ट्रेंड्स, ऐसा भी रिटेलर्स कपड़े में आ गया जो उसका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी क्या ब्रेकअप है वो दे रहा है। So in terms of building the trust and transparency, sometimes we are in a dichotomy
कि हम लोग क्या प्रॉपर ट्रांसपेरेंटली ब्रेकअप दे दे कि हम लोग फिर उसको मेकिंग और गोल्ड को ऐड करके एक साथ चालू हुई उससे 12 you know, so the point here is that the main thing, अगर फिर से थोड़ा marketing आ जाता है, the way we are being able to convince the customer on the story of the design. Well, I will not want to say that. I will leave it to Sonali and Khushbu to talk about those. But that's the thought of mine. Yeah, thank you. Sonali, since Sonkar mentioned design, I want, and this is something interesting one which I always feel is, has design of jewelry in India evolved over the years? Because you look at platinum jewelry, or for that matter silver jewelry, a lot of younger generation is moving towards platinum and silver jewelry. That is something that we are seeing in our research on a daily basis. However, gold jewelry, from a younger generation point of view, somewhere they are losing out that touch. Is it design? Yeah. What is it? What is your... So, you initially asked, first of all, thank you for inviting me for this. And I'm amongst the industry stalwarts. So thanks a lot, Ashok uncle. Yes, coming back to your question, I think, in the last 4 to 5 years, I'm seeing a lot of innovation happening. It's not that it's not happening. There are companies who are actually putting efforts into, new design. But I don't see that kind of maturity. As Mr. Som said, that people are making efforts, but we are not quite there. And there are a few things that, why we are lacking is that I think as an industry, the jewelry designers are not given the forefront or the space or the freedom that is required. One of the things that as an industry, the gold jewelry industry can do is really, come out. Yesterday, we had Mr. Tarun Tahlani telling us about the story behind the design. But what we as jewelers or as jewelry manufacturers, what do? We think of the story when we are about to market the product, right? जब आपका jewelry बन जाता है और आपको मार्केट में रखना है, तब आप जाके सोचते हो कि अब इसको मार्केट करने के लिए फोटोग्राफी इस तरह से करे, किसी मार्केटिंग एजेंसी को हायर करे. बट डू यू एक्चुअली लुक और थिंक अबाउट द स्टोरी when you are conceptualizing your product or when you are thinking about your product line? मैं काफी बार देखती हूँ कि वही जो प्रोडक्ट हम सालों से यूज कर रहे हैं, उसी को हम डिफरेंट वे में पैकेज करके दे रहे हैं बिकॉज वी वांट टू प्ले सेफ. I think as an industry or even as an individual company, I understand profits are important, but आप maybe 50-60% आप अपना usual product रखें, लेकिन 30 to 40% you should put and towards innovation, towards new collections, new design, new technologies, or even new techniques that your craftsmen could have developed. So I think वो एक बहुत जरूरी है. And one more thing that I would like to add on what Mr. Subankar said, कि वो सोच रहे हैं कि younger generation, which he was not right, कि younger generation में कॉन्फिडेंस नहीं है गोल्ड ज्वेलरी के लिए. अगर वो 1 लाख 2 लाख की साड़ी ले लेंगे पूछे बिना, बट फॉर ज्वेलरी 50,000 की ज्वेलरी भी वो सोचेंगे. क्यों? So I think we all know it's because we have not been able to communicate gold as an accessory or gold jewelry as from a design point. We have always promoted gold as something to do with trust, something to do with legacy. But what about putting forth gold jewelry in terms of, oh, this is something, it's cool, it's wearable, I would like to buy it. Like, जब आप बोलते हो कि प्राइस इतनी ज्यादा होती है तो कॉन्फिडेंस नहीं होता है, लेकिन आईफोन की भी प्राइस ज्यादा है, लेकिन वो परचेस करने में सबका, even a teenager has the confidence to actually convince the dad that I want to purchase this. So your communication, and that's where design can play, right from product to marketing, can play a very big role. कि आप इस तरह से communicate करें कि बंदे को मतलब he or she pressurizes the decision maker कि मुझे ये खरीदना है. This is how, in fact, you can turn the tables with the design, with actually putting a little more stress on design factor. I think because आप देख रहे हो ये हो रहा है अभी भी. Like if you see Sabyasachi, fashion designers आके हमारी industry में काफी they are commanding a very high price and people are ready to pay. वहाँ confidence आ जाता है. तो that means कि product अगर आप देखें तो हम और आप सबको पता है कि मतलब
प्रोडक्ट अच्छी है पर इतनी भी अच्छी नहीं है कि मतलब लोग दुगना पैसा देने को तैयार हो जाए. I think definitely marketing बहुत बड़ा प्ले कर रहा है, बड़ा रोल प्ले कर रहा है उधर. So yeah, these are the two things that I would like to point out as far as design is concerned. So Sonali, what I understand is what you're saying is that probably we are facing the ills of commoditization of gold. Definitely. What Som sir said was really true, that, we have commodity. I mean, I think I've been 22 years in the industry, and right from day one, I have hated the fact that I have to sell my designs as bhaji tarkari. Itne rupees per gram, I mean, what? Nowhere in the world will you find this practice. और हम किए जा रहे हैं बिना सोचे. And when I have talked as an IIM project था मेरा, और मैंने बहुत बड़े इंडस्ट्री सॉल्वर्स को ये क्वेश्चन पूछे थे कि आप क्यों नहीं ये लेते हैं. एंड आई हैव वन पर्सन फ्रॉम गंजम, मिस्टर दुष्यंत गंजम, जिन्होंने बोला कि हम ये कर रहे हैं. हमने ना बोला है, और वी हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स बिकॉज ऑफ दिस, कि हम ब्रेकअप्स और ये सब इतना नहीं देंगे. Of course, you will get to know what is the gold grams, what is the weight of gold, what is the weight of diamonds. But इतना ज़्यादा कि making per gram, ये कुछ jewelers को मतलब इतने का rhodium, इतने का ये भी देते हैं. I mean, we are ourselves demeaning our product. तो हम, what do we expect from the consumer? Right. Khushbu, coming to you, as one of India's leading manufacturer, I would also like you to address what Sonali mentioned, some very interesting points, with regards to design and technology. But what are the changes that you are seeing now in the manufacturing, space? Khushbu, your voice, I don't think we are able to hear you. No, the audio is still. Khushbu, you are on unmute, but we are unable to hear you. Yeah. I think till now, till that time, Chirag, Vasu sir has. Yeah, I'll go to Vasu bhai. Yes. Vasu bhai, अगर आप bullion industry को address कर पाए तो. देखिए अभी जो हम लोग, मैं सुन रहा था बहुत दिनों से, हमारे IBJ के भी लोगों को मैं सुन रहा हूँ, मगर लास्ट 6 महीना जो गया है और जो आने वाला 6 महीना है, वो पूरा बुलियन या ज्वेलरी या गोल्ड इंडस्ट्रीज का पूरा बदल देने वाला है. क्योंकि हम लोग जो है कि गोल्ड लॉन्ग रन बुलिश है या बेरिश है, वो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है. क्योंकि अगर आप देखते हो कि ये जो लास्ट 6 महीने से चल रहा है, सिर्फ कोरोना वायरस का नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड के सारे मार्केट 20% डिस्काउंट पे चल रहे हैं. और ना आप इसको 1930 से कंपेयर कर सकते हैं, ना इसको 2008 से भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो टाइम का सिनारियो और ये टाइम का सिनारियो टोटली अलग है. यहाँ उस टाइम पे लोगों के पास लिक्विडिटी था, गवर्नमेंट के पास लिक्विडिटी कम था, मगर लोगों के पास लिक्विडिटी था. ये टाइम ऐसा है कि लोगों के पास लिक्विडिटी कम है और गवर्नमेंट के पास भी पैसा नहीं है, या बहुत सारा पैसा ऐसा है कि लोगों का डूब गया है, या हाउसिंग में है, या बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स में है, यानी बहुत बड़ा इश्यू हो गया है. और ये जो टाइम चल रहा है, इसको हम अगर गोल्ड प्राइस के ऊपर ही हम देख रहे हैं कि क्या होगा आगे जाके, गोल्ड बुलिश होगा या बेरिश होगा, मैं शायद उसका क्लेरिफिकेशन देने के लिए छोटा आदमी हूँ. क्योंकि एक चीज है कि 0% इंटरेस्ट है अगर, तो मार्केट को बुलिश होना चाहिए. तो अगर बुलिश होना चाहिए तो आज की डेट में 1800-1900 का रेट हो जाना चाहिए था, मगर नहीं हुआ है. तो वहां पे भी कुछ इश्यूज हैं कि आज जो स्टॉक मार्केट टूट रहे हैं, तो लोगों को पैसा लिक्विड करने के लिए गोल्ड एक बेटर ऑप्शन है, तो वहां पे लिक्विडेशन हो रहा है. शायद आगे जाके कंट्रियां जैसे कि यूएस जैसी कंट्री को डॉलर का जो अभी शॉर्टेज ऑफ डॉलर बहुत चल रहा है. कल आपने देखा होगा क्रूड ऑयल प्राइस $23 से -$35 तक चला गया. तो करेंसी क्राइसिस इतना बड़ा फैक्टर है कि उसमें कुछ भी लिक्विडेट हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है, एवरीथिंग इज लिक्विडेट हो सकता है. तो इसको अगर हम देखेंगे कि इस गोल्ड प्राइस को हम एक साइड में रख दें एज अ रेफरेंस प्राइस की तरह ज्वेलरी इंडस्ट्रीज के लिए, तो ज्वेलरी इंडस्ट्रीज के लिए
क्या जरूरी है। तो एक है कि प्रोडक्ट, मेकिंग चार्जेस, मेल्टिंग लॉस और प्राइस ट्रांसपेरेंसी, ये इनकी सर्विसेज हैं। और दूसरा क्या है, सबसे अच्छी चीज है डिजाइन, ड्यूरेबिलिटी, प्योरिटी और वेट। डिजाइन और ड्यूरेबिलिटी जैसे ही अच्छी देंगे, प्योरिटी और वेट, तो कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करना है वो चीजें आएगी। गोल्ड एज अ प्रोडक्ट तो रहने ही वाला ही है, जिसका हमको कोई मार्केटिंग का जरूरत नहीं है। अगर मेरे को आज मैं प्राइस देख रहा हूँ तो मैं गोल्ड बाय करूंगा, मगर बुलियन बाय करूंगा, ज्वेलरी बाय नहीं करूंगा। क्योंकि मेरे को अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं बुलियन ही बाय करूंगा। तो अगर हमको ज्वेलरी बाय करवाना है पब्लिक से, या पब्लिक का माइंडसेट ज्वेलरी की तरफ लेके जाना है, तो हमारा बेस्ड फोकस है डिजाइन, ड्यूरेबिलिटी। यानी जो भी डिजाइन देते हैं उसका ड्यूरेबिलिटी रहना चाहिए, प्योरिटी प्रॉपर होना चाहिए, वेट प्रॉपर होना चाहिए। अच्छा, कुछ आज जैसे कोई मैं ज्वेलरी के पास लेने जाता हूँ तो मनी मोती का जो वेट है या प्राइस है वो रॉन्ग प्राइस देते हैं कि वो 8,000 रुपया कैरेट में बेचते हैं, मगर वो 80 रुपया कैरेट का भी भाव नहीं होता है। तो ऐसी चीजें भी हमको बचना चाहिए। हम उनको, कस्टमर को बताना है कि हमको आपसे 15% प्रॉफिट के तौर पे लेना है, मगर हम जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो एज इट इज दे रहे हैं। हमारा 85% जो है चीज, वो पूरा का पूरा आपको रिवर्सेबल है। यानी आपका मानना है कि एक ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग मैकेनिज्म जरूर होना चाहिए, जिससे कंज्यूमर को पता चले वो क्या खरीद रहे हो और कितना दे रहे हो उसके लिए। ये अगर ये होगा ना तो लोग अट्रैक्ट होंगे ज्वेलरी इंडस्ट्रीज की तरफ, क्योंकि उनको पहले से ही बताना है कि आपको क्या लेना है, आपको आप क्या ले रहे हो। गोल्ड एक प्राइस के तौर पे आपने उनसे जैसे 10 ग्राम सोना दिया 45,000 में ले लिया, मगर उसके ऊपर क्या क्या आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, मनी मोती दे रहे हो या मीना दे रहे हो, तो उसका प्राइस ये है, मेकिंग चार्ज ये है, आपका इतना खर्चा जाने वाला है, इतना समझ के चलो, मगर आपका ये 85% गोल्ड आपको वापस मिल जाएगा। ऐसा एक एश्योरेंस अगर ज्वेलर के पास से आएगा पब्लिक को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई, मैं इसको ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्रीज के तौर पे नहीं देख रहा हूँ। हर एक के पास अपना एक कस्टमर है, हर एक के पास अपना एक व्यू है, किसी के पास अपना अच्छा एक्सपीरियंस भी है। तो बिजनेस आगे चलने वाला है, गोल्ड प्राइस के तौर पे भी चलने वाला है, एज अ प्रोडक्ट भी चलने वाला है, एज अ डिजाइन, एज अ ड्यूरेबिलिटी से बहुत अच्छा चलेगा मेरे ख्याल से। थैंक यू सर। खुशबू, अगर आप Yes, can you hear me? Can you hear me, Chirag? Yes, perfect. Yeah. Hi, I'm Khushbu Ranawat from Swarnaship Chains and Jewelers. We're manufacturers and wholesalers of gold chains. First of all, I'd like to thank Mindspeak, Ashok Meenawala ji, Nitin Khandelwal ji, Sayyam Mehra, Avinash ji Gupta, for giving me this opportunity to speak on this platform. To be honest, जब मुझे नितिन जी का first call आया कि you have to speak and the topic is gold, the changing scenario, मेरे mind में first thing यही आया कि gold scenario तो change आप कर रहे हो। I mean, Mindspeak की जो रोज 2 बजे प्रोग्राम हो रहा है, where people 800,000 लोग every day they are logging in, sharing their views, adapting, learning, doing so much together. It's brilliant. I mean, before this, this industry has been doing some small organized meetings, some seminars, but nobody took it so seriously as the trend you guys have established. Every day getting such nice speakers, so much knowledge this industry has. It's brilliant. And thank you so much for giving us this chance to learn even in lockdown. It's amazing. Coming back to Swarnashil, thank you again, Mindspeak. Coming back to Swarnashil, we are manufacturers and wholesalers of gold chains and ornaments in 18 karat and 22 karat. We manufacture all types of chains under the roof. Right now, our production capacity is about 18 tons of gold every year. But recently, we have shifted to a new premises. So in the next 5 years, we forecast a bigger and better production capacity. And it will be great to implement all these values that we are learning from stalwarts like Suvankar ji, Som ji, Rajesh ji, Sonali, that design, most important, definitely. Innovation, most important, definitely. Trust and hallmark and gold purity. That is what I have learned from the seminar so far, that these values that we market as a gold industry are so important that we need to always follow them as an organized industry. Yes,
coming back to Chirag ji. Chirag ji, आपने पूछा था कि how has the gold market changed over the last 5 years at the trade and as the consumer level. I want to go back a little bit to explain कि gold industry 3 चीजों से affect होती है. ये 3 चीज है inflation. First of all, inflation से बहुत affect है. Gold consumption in India is affected by inflation. Every year 1980 से 10% inflation है. Every year 10% लोगों के household income, household sourcing, middle class families, rural economy has shifted a little bit to urban. But yet India's 138 crore population, mark this, India has a population of 138 crores. From that, 65% is still living in the rural areas. So that means that we are very much dependent on monsoon, agriculture, wealth, farming. No, I understand that, but Khushbu, if you could just focus on probably from a manufacturer's point of view, what are the changes that you're seeing in the I'm industry? getting to that. That's what I'm trying to explain, that as a manufacturer, when gold consumption, inflation, monsoon, the rising rate, these are the problems we face. We face, कि भाव बढ़ गया तो यार सोना नहीं बिक रहा है. But to be honest, I want to put that positive side. As a manufacturer, we are very, very positive. That एक competition में था travel industry. Since the last few years, travel industry we can consider that was coming at par to gold industry, was affecting our sale. But now we can mark that for the next 6 months, 8 months, travel industry is going to be slow. At the same time, people are realizing कि gold ही एक asset है जो कब से बढ़ रहा है, value में बढ़ रहा है, inventory में बढ़ रहा है. And people understand कि सोना हमेशा है, सोना सुरक्षा है, सोना is for future generations. This year, रवि की फसल, agriculture जो हम बोलते हैं, बहुत अच्छी हुई है. We are not going to have shortage of food. India doesn't have that. Government is doing good for the poor. Maybe people will not come out to sell the old gold, or maybe they will. But they understand gold is very important because it's easily liquidity. It's easy liquid. Sure. So people definitely will invest in gold. We are very positive. कि industry manufacturers को आप सोच सकते हो 1 month के लिए affect होगा, maybe, but otherwise we're very positive. Affect क्यों होगा वो भी because we have to take care of the safety of our employees and our customers. We have to become a little bit technologically advanced, but we will be safe and we will be strong, and this Diwali will be superb. I don't think we have anything to worry. So, I would like you to comment on this. It has been said that probably the positioning of gold towards the younger consumer has to be changed, or generic marketing has to be done. That has been something which has been going on for quite a few years. Do you think now is an opportune time for associations to come together and start a marketing campaign? Look at what mutual fund industry has done with Mutual Fund Sahi Hai, or Sunday Wariya Monday, Rose Khao Ande, and how these have actually transformed the entire industry. Do you think it is now time for associations to keep aside the differences and yes, why not? My honest answer is, this is a crisis of different proportion. Again, without sounding negative, I also agree with Khushbu. Things will definitely come back in Diwali. It all depends on how the government reacts or manages India's post-lockdown scenario. We could probably have reforms. I heard in one of the papers that they're preparing some mega plan for it. If we execute it well and we see the second half of the financial year, actually the growth can really sharply go up, then things might be different. But if this whole thing, because of vaccine or whatever, takes long, my honest opinion is, any particular category other than essentials, sticking in the face is just not going to be very helpful for the industry itself. Let me make it very clear. If you start advertising heavily in gold, when most of the artisans, you go to the government and say they have all been displaced, please help them. And on the other hand, you do extraordinary marketing. I don't think you can actually have a cogent reasoning for it. So to answer your question, is this the right time? No, it's not the right time. It's a time for the industry to go back. It is badly disrupted.
back, at least let us put it back, as Rajesh and others said, in a more structured, good way, so that we can actually become a good exporter. You can compete in the global market. Let us sit, and anyway, it's all disrupted now. Like, you got an equipment, you got to remove it because it was under repair. Put it back, you clean it up, and do the right things. I think that's the time to do it, not go to the consumer and market it. Consumers will come when they are ready. At the moment, I've done some very quick thing. Top of the mind, it's not the thing. First of all, weddings have to happen. Okay, what do we have a solution for that? So this is my view. Can I just add to that, Chiragji? Sure. Yeah, sorry. I just want to add to that. When you mentioned China, I want to talk about India is the second largest gold consuming country after China. Last year, China consumed 984 metric tons and India consumed 849 metric tons. Please mark that whatever China consumed 984, from that 1/3 was its own gold mining industry. They have their own gold, which they're mining. Whereas India has almost a non-gold mining industry, minuscule, and everything they're doing is importing. So despite that, these are official figures, by the way. So officially, if India has consumed 849 metric tons, plus whatever, we trust, it's amazing. It's amazing how much India believes in gold. Plus India's average age is 26, China's is 38. Roughly, also our population is increasing 1 to 1.2% every year. Also, Indian population really believes in savings. Every year, household incomes, we save 18 to 32% of our annual income. We save it for the rainy day. और ये जो thinking है, ये जो mentality है हमारी Indians की, उससे हम लोग ये चीज बोल सकते हैं कि सोना बिकना ही है, क्यों stress लेना है? We are the second largest consumer. Come on, I mean that's amazing. Third largest US. That's at 100 and something. You're far ahead, and you're going to go far ahead. So we should really just be positive as an industry and unite and market it in such a way that we go miles and miles ahead. I had a little point to add here, if I can. So Som sir said that it's not the, so when you're talking to the consumers, it may not feel like the right time, but it also depends on how you put your message across, right? For example, we can talk about craftsmen. We also have a huge responsibility to save our craftsmen and our craft. Something of that sort can be put across to the people. Also, when we're talking about there are no weddings happening, for sure there are no weddings happening. What about birthdays? What about anniversaries? They are coming, right? And people are not going probably outside. They are not going to travel. There are few occasions that can be looked at little strategically, and design can be done in a little mature way. Some campaigns can be designed in a mature way so that there is some promotion has to be there. I think because we are a huge industry, plus also one of the biggest even export industries in India. So I think I don't know if I may be a little on the positive side, and I might take this opportunity to just say that I think if you done the promotion, if you do the promotion a little creatively, it's possible. It's possible to, even in these times, maybe not just right now, but after a few months, we can start doing few things. I think it's very needed, or even maybe just social media. We do have social media, and if the World Gold Council or the unified bodies come up with unified campaigns for the industry, just at the social media level, I think even that can help a lot. Sumangal, keeping what Sonali said about occasions, and I regularly visit, Vietnam, China, and you look over there. You've got different days for buying gold. You've got something called as 520 or Day of Love or this New Year, that New Year. So there are at least 7 or 8 different days where people in Southeast Asia buy gold. Whereas when you look at India, you've got Akshaya Tritiya, Dhanteras, probably ones with religious connotation, but there is nothing which would appeal to the younger generation or the millennials. Do you think we need to invent days, and probably start positioning products towards those?
Chirag ji, if we really look at it, the way the jewelry industry has been working in the past 4-5 years at least, that leaving out a Dhanteras or an Akshaya Tritiya, the new modern days of celebration are being celebrated. Maybe gold has not become a part of those modern Absolutely. days. A Valentine's Day, a Mother's Day, these kind of days. It is mostly associated with diamonds and platinum. That is number one. Second is India is a country with so many states. Now we need to find occasions which are unifying the country together, or each and every state has their other religious occasions, leaving out Akshaya Tritiya and Dhanteras also. Say a Bengali New Year, Ugadi, Gudi Padwa, Baisakhi, these kind of things are there. Now how gold becomes an integral part of celebration of India, how gold becomes an integral part of auspiciousness. These are already strategies that many jewelry players, including us, are already using it. But yes, World Gold Council is there, or associations are there. If suddenly the whole noise gets amplified, and as a community or as an industry we speak in one language rather than multiple brands talking multiple languages, it might just influence the customer more, and they will think that yes, it is not an individual brand who's talking about it, but it is overall the product or the industry talking to them and trying to build a bridge, a communication with them. It could help. And Som sir is here, Prahlad ji is there. Yeah, I think So Mr. if they are Prahlad thinking Thakkar of wants them, to. Hello. yes. So in that way, if some kind of a thought process can be done, it can be extremely beneficial overall. And we must talk the language of youth. We need not talk to the older generation. They are anyway sold to the idea of gold. They are having challenges to convince their daughters and their children that up gold kharidna chahiye. They will Sure. try to buy other products. So I think Prahlad ji wants to make some points. Mr. Kakkad wants to make some point, I think, sir. You're on mute. Is it possible to unmute him? Yeah. Mute me. Yes, please. Yeah, we can hear you now. Yeah, Prahlad ji, we can hear you. Okay. Now, I've been talking to you the jewelry manufacturing thing for the last 5 years. I was addressing one of your major conferences, and the first thing I turned around and said is that you guys are using gold as a commodity, and that your only customers are B2B, and that you actually have no internal market except the traditional one. And 40,000 jewelers today are entirely dependent on a tradition to buy gold at a time when there's a marriage, when there's a festival, when there's a good times, when there's bad times. Okay? Nobody actually sells gold in this country because it is considered the worst thing in the world for a family to surreptitiously sell its gold, means that they are kangal. Only at the last resort, when you're completely, you can sell your shares, you can sell your property, you can sell your house. But if you sell gold, you are in society, you're considered ये तो कंगाल हो गए, या बर्तन तो पहले बेच दिए, पर सोना भी बेच दिया घर का. So that means that you have actually sold the pride of the family. You have not sold wealth. So this whole business of looking at gold as an investment or a hedge, as you might call it, young people today call it a hedge. Hedge against inflation, hedge against bad times, etc. The tradition is that you cannot sell your gold unless you're out on the street. And we have a refugee mentality as far as gold is concerned. You know, agar bhagna ho kahin se, because we've come running from all over the world, agar bhagna ho to sone ko samet ke leke bhago. So, you know, jewelry and gold have been traditionally refugee investments because you can run away with them to some other place and reinvest and do something with it. Now, today we are a young, new nation. I mean, we are the gold industry is run by party daddies who keep insisting on selling in the traditional manner. Please, अब जब तक ये कोविड का झापड़ नहीं पड़ा, तो nobody woke up. कोई बात नहीं कर रहा था.
Everybody saying हम खुश हैं, सब बिक रहा है, हमारा 2%, 3%, 5%, जो कुछ हम बना रहे हैं, हम खुश हैं. Okay, I mean, you are selling in bulk to countries like USA, to Germany, to sometimes even England. And what are they doing? They're marking it up by 200% and selling it. On what basis? You are selling because they are designing. You are making it according to design because we have the karigars to do it. They don't. We have cheap labor. And we don't charge them for workmanship too much. So we charge them 5%, 6% at the most. And we're really happy because we're getting regular business. So you guys are behaving like SMEs. You are not behaving like entrepreneurs. Because अगर तुम लोग risk नहीं लोगे, तो तुम लोग इधर ही फंसे रहोगे और एक और कोविड आएगा और झापड़ मारेगा और सब बैठ जाएंगे. तो पूरी मार्केट बैठ जाएगी, फिर सब रोएंगे बैठ के कि अरे अब क्या करें, छुट्टी बॉडी को मेरा बड़ा कि तेरा बड़ा, you know, let's give up our egos, let's come together, you know, मैं डूबूंगा तो तुम भी साथ डूबो मेरे, you know, all this is rubbish. The point is that every jeweler family today has a tradition of 500 years. Okay, it's being passed on from family to family. When you build a brand which you all don't believe in because you think it costs money, because I was given an example yesterday that Tanishq को brand बनने के लिए कुछ 15 साल लगे. And in the first 10 years, when they started with these new designs and these newfangled ideas and jewelry and diamonds and everything else, it took a loss of 60 crores. In the first 5 to 10 years, they took a loss of 60 crores and they were told, why are you doing all this rubbish? Go back to the traditional way of selling gold and you'll make money. And they started doing that and now they are making money as a brand. But Tanishq is one of the biggest brands in this country, right? All the young people trust it. What I'm asking you is, it took a loss of 65 to 70 crores in 5 to 6 years. What is the value of their brand? If Tanishq was to sell Tanishq today in the market, what would they get for it? Nothing less than 3,000 crores. Where is an investment of 60 crores versus a valuation of 3,000 crores? I mean, you guys are not thinking properly. You all think that brand बनाने में सिर्फ पैसा जाएगा. और हम modify कर रहे हैं अपनी property, हम B2B sale कर रहे हैं, तो कोई brand क्यों बनाएं? It's a zaya, it's a complete broth for money. Secondly, this country, 70% of this country is below the age of 30. They're all upwardly mobile. They're all earning money. None of them can take their hand in the khisa and turn around and take 3 lakhs and put it down for a necklace in a traditional design. They are not willing to do that. They will buy something for 20,000 rupees, 30,000 rupees, 50,000 rupees if it's a special occasion because they are earning that kind of money. Are you chaps ready to cater to that market? Are you people ready to design for them? Are you people ready to bring down the value of the gold from 22 carat to 16 carat to 14 carat? Because gold is gold. It's still jewelry. But can you wear it every day or do you put it in a tijori and take it out only when somebody is getting married? And that also वो नकली निकाल दोगे क्योंकि अगर कोई डाका मार गया तो वो भी निकल जाएगा. So most big families who have big collections of jewelry never wear it. It's just lying in some tijori. They've got one nakli copies of those which they wear and everybody thinks that's a... You know, I mean, look at the scare value that we have. We are constantly in refugee mode. But today's young generation in this country and the future of this country is young. They're technically savvy. They are internationally connected. They know what's going on in the world. They are not necessarily invested in gold. They can be invested in anything if they need to be invested. And most of the time, if you ask a youngster today, I've got 3 sons in my family. Okay, the youngest is 22, the middle one is 26, and the oldest one is 30 years old. Do you know what 3 things that they've told me constantly? We don't want a house. We don't want a car. We don't want to pay the EMIs. We don't want to get married. So I said, what do you want to do? You're earning reasonable amounts of money. What do you want to do? So we want to travel. We want to experience life. You all have sat in this country
and earned lots of money and put it in houses, gold, ये वो ना, क्या फायदा हुआ? What have you learned? तुम्हें क्या experience मिला है जिंदगी में? Have you gone and seen the aurora borealis? Have you seen the northern lights? You only seen it on TV. We want to see them for real. This is the attitude of the young India today. They want to invest in themselves, in travel, not in gold to put into a tijori. So if you don't have a mindset, now let me give you some advice. Every gold family, which is 500 years old, has a generation of people that is below the age of 35 who has been educated in the best institutions of the world, because you could have afforded to send them there. You have sent them to the best jewelry designers. You have sent them to Amsterdam for looking at the diamond industry. You sent them to Tel Aviv to look at the diamond industry. You today are sitting on a value which you do not appreciate, because you are trying to marodo them and say, तुम जो कुछ सीखे हो और जो कुछ पढ़े लिखे हो भूल जाओ और हमारे धंधे में गले पे आके बैठो. And give them no latitude, give them no money, and give them no power to determine the future of your industry. What I suggest is, जो तुम्हारा धंधा है अभी, which you are insecure about and you want to carry on the way it is, leave it to the 40 pluses. You carry on with this business. All the people who are below 30, give them some money and say, you build brands. Build a brand for the family. So far, the family is the brand. Now build a brand. Okay, so the name of the family is so far the brand, through willy-nilly, because they're 500 years old. So everybody knows them. And there's a certain amount of trust. Secondly, 70% of this jewelry today is hallmarked. And it's hallmarked by the government. So which means that the purity of that hallmark is sacrosanct. It's international. So you don't have to go by your name and say, हम बिल्कुल pure दे रहे हैं, कोई और आपको cheat करेगा, हम नहीं करेंगे, वगैरह वगैरह. You know, if it's hallmarked, it's hallmarked. So you don't have to worry about that. The value of gold will rise and fall, or rise most of the time when times are bad. So young people have no affinity to gold. अगर उन्हें बेचना है because they want to take a trip abroad and want to see the northern lights, they'll take the jewelry and sell it. They have no stigmata about selling whatever they have. So design for them. They are the future. And let the young people in your design families design for young people. They understand them much better than the old people. ये mango leaf का design तुम 5,000 साल से अभी तक बना रहे हो, that is of no consequence. कितना अच्छा बनाओ. A mango leaf is a mango leaf. Mr. Karkar, thank you very much for your insights. I think tomorrow we are going to have a more insights from you. Thank you very much for this. Khosla ji, I want you to address one couple of points over here. Is today's younger generation is very much interested in fair trade. I think fair trade is a new thing. And that's where gold industry can play a huge role over here. How does a jeweler kind of market this, that the gold that I'm sourcing is probably fairly sourced? Because today that could be a big marketing aspect, and as a refinery which has worked pretty much on that, how would one kind of address that from a jeweler's point of view? Chirag, I will answer this and then I will seek 5 minutes to ramble. But sure. You look at exporters who export gold jewelry from India, there is a number of countries who demand a certificate of responsible sourcing. And increasingly, those jewelers will either take imported gold, which comes from an LBMA refinery, or they will come to us and they will take our gold because we meet responsible gold criteria. Within ourselves, we benchmark ourselves against the rest of the world, and therefore we are now enlisted with Apple. We are now enlisted with Google. We are enlisted with 2 of the leading jewelers in the US, who have literally hauled us over the coals and looked at our responsible sourcing, A to Z. They have said, forget LBMA, we are going to do our own verification. So, and we've passed.
So is that necessary for responsible consumers and corporates overseas? It is necessary. How many of them are there in the world? Not enough. But their tribe is increasing. And you will face this issue, whether you will face it year 1, year 2, year 3, year 4. I promise you, you will face it. The next thing we are doing, which we haven't talked about, is we are working on a mechanism wherein in about 6 months from now, I will be able to tell you that the gold in this bar that you bought from me came from Barrick in Salt Lake City, Nevada. We are tracking the process of conversion, the raw material, into the finished product that you buy by telling you such country, and this is the mine that delivered it. Why? Because increasingly the responsible consumers in the world, predominantly corporates, are saying, I need this. So you are going to go along that trust or transparency chain. Is the rest of India listening? I have to say regrettably, no. Are we listening? Yes, because we are who we are. Somewhat stupid, but that's the way we are made. And therefore, we keep on doing all these things. So that hopefully will address that issue. Now you need to give me a few minutes to be the contrarian that I am. Sure. See it from a government perspective. When you saw the recommendation that Commerce Ministry made to the Home Ministry on industries that should be opened, gems and jewelry was included. When you looked at the notification that Mr. Bhalla, the Home Secretary, issued, gems and jewelry was excluded. Point number one. It didn't happen by default. You have to understand that in the current... Khosla sir, if you could, speak in Hindi, there are few people who are requesting that, sir, please. आपको ये समझना है कि existing environment में सरकार की दृष्टि पड़ी हुई है केवल, and I made some notes on this, health and welfare. और बाकी सब चीजों में उनको परवाह नहीं है. तो जब आप हेल्थ और वेलफेयर की प्रायोरिटी देख रहे हो, एंड आई वुड से COVID-19 इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि एज प्रहलाद जी सेड, कस के झापड़ पड़ रहा है. अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? अब आप देखिए कि आप कह रहे हो जुलाई से पहले इंटरनेशनल फ्लाइट रिज्यूम नहीं होगी, तो सोना कहां से आएगा भाई साहब? कर रहा उसको आप भूल जाइए. तो सोना आपका नहीं आएगा, मेरा रॉ मटेरियल नहीं आएगा, मेरी रिफाइनरी बंद रहेगी टिल एटलीस्ट जुलाई, और मालूम नहीं जुलाई में इंटरनेशनल फ्लाइट खुलेगी कि नहीं खुलेगी, अगस्त में हो, सितंबर में हो, दिसंबर में हो. तो हम लोग अपने आप को शाबाशी देने हैं, दिवाली बहुत बढ़िया होगी. मैं आपसे कह रहा हूं कि दिवाली आपकी बेकार होगी तो आपका हाल क्या होगा, ये बताइए मुझे. जरूर. तो इस माहौल में मैं आपसे कह रहा हूं कि आपकी इंडस्ट्री को ये सोचना है कि मैं जिंदा भी रहूंगी कि नहीं. डिजाइन विजाइन को बाद में आप बात करिए. दाल रोटी के लिए मेरे पास पैसे हैं. यू विल सी व्हाट आई कॉल डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग. भैया पैसे मत खर्च करो, घर में रहो, जितना होता है उतना करो, पैसे बचा लो. सोना खरीदना है या नहीं खरीदना, आज के माहौल में इसका जवाब मैं नहीं दे सकता. लेकिन जितने लोगों से मैंने बात किया वो कहता है भाई साहब सोना को भूल जाओ, मैं कैश रख लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. You then look at the restrictions because of COVID-19. और इसीलिए मैंने अपने ग्रुप में वो फॉरवर्ड किया जो हमने प्लान किया है. जब फैक्ट्री खुलेगी, चाहे फैक्ट्री मेरी खुले अगस्त में, उसकी प्लानिंग मैंने अभी की है.
और उसको प्लीज आप देखिए कि क्या करना पड़ेगा आपको। आप सब लोग ज्वेलरी शोरूम्स मैन कर रहे हैं, आप देखिए तो सही उसमें एंट्री कैसे होगी। आप बोल रहे हो ज्वेलरी इज अ टच एंड फील। टच एंड फील क्या, हर एक बार ज्वेलरी टच एंड फील करूंगा तो मैं उसको सैनिटाइज करूंगा? How am I preparing the jewelry industry, the beautiful retail industry for a world post-COVID? Because COVID is not going to disappear. We don't have a cure for COVID. This COVID is something you will have to learn to live with. And whether it will take you 6 months or a year or 2 years, heaven knows. Are you even prepared for this? आप कहते हो कारीगर जो हैं उनका क्या होगा? अरे पिछले 5 साल से हर एक सेमिनार में मैं यही सुनता आ रहा हूँ कि भाई कारीगर का देखो, झुग्गी में रहते हैं, 10 लोग एक कमरे में बैठते हैं, धुआं होता है, पोल्यूटेंट होता है। आपको कारीगर की चिंता कब से हो गई? So my point is, I am provoking you. I am saying, forget all this jazz about design and so on and so forth. Focus on what you can do. Focus on credibility. Focus on looking after your people. How many of people who are here listening to this forum can tell me कि मैं अभी भी कारीगर को पैसे दे रहा हूं? बताइए मुझे। एक तरफ आप कह रहे हो सोना सोना सोना, दूसरी तरफ आप उसको सड़क पे फेंक देते हो। So if we do not use this COVID-19 to introspect, if we do not use this time to see, भाई ये मेरी खराबियां हैं, ये मेरी गलतियां हैं, मैं यहाँ भूखा हूं पैसे के लिए, अब मुझे इसको कैसे सही करना है, तब तो आप इंडस्ट्री बनाओगे। नहीं तो अभी आप रो रहे हो, अगले साल आप रोगे और 10 साल के बाद भी आप रोगे। That's my take on this. Yeah. Thank you very well said, sir. ચાલે છે, એક કામ કરું તને ફોન આપી દઉં, મને ઉપરથી I think, yeah, please don't cross talk people who are on unmute, please. Suvankar, I wanted to bring you in on this. Yeah, I wanted to, what Khoslaji said, probably more walk the talk, in that sense. Is it opportune time now that we change the image of the industry in minds of the government as well as in the minds of the common man? Can I please, my apologies, Chirag, for interrupting. Yes, sir. Insofar as Bharat Sarkar is concerned, yeah, they don't want gold. Yeah. Therefore, if as industry, you want to change the mindset of Bharat Sarkar, you have to say, as an industry, I will survive without importing gold. Yeah. इस माहौल में जो आप गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की डिटेल में नहीं जाओगे और ऐसे 10 सेशंस आप करो और भारत सरकार के पास जाओ और बोलिए भाई साहब ये लीजिए मेरा गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का प्रोग्राम, मैं एज ए ज्वेलर इसको चलाऊंगा, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको गोल्ड इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, तब सरकार आपकी बात सुनेगी। नहीं तो ये दिन दूर नहीं है, आपको मालूम होगा 15 साल पहले, 20 साल पहले कोरिया में जब प्रॉब्लम आई थी, then every citizen of Korea was obliged by the government to give up its gold holding, and 400 tons of gold went from Korea to Switzerland, and that is how Korea saved itself from disaster. So guys, let's be real, let's not fool ourselves. Yeah. Suvankar, so as Khoslaji said, maybe more walk the talk, instead of asking from the government what all we want, can we show the government what as an industry we can do? As Piyush Goyal said, maybe industry needs to become more transparent, show to the government. I think, is this a godsend opportunity for us to change the mindset? It is, if we really look at it, as Rajesh ji said, that, every 100 years, the whole world goes through a change. एक change के through से जा रहे हैं. And this is a time of change. हम लोग अगर
लास्ट 10 साल से देखे, इट हैज बीन 2008 जब मैं ज्वाइन किया, तो एक्साइज के शुरुआत से जब से वो चेंज का कॉन्सेप्ट चालू हुआ, उसके बाद डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, पैन कार्ड, एवरी ईयर कुछ ना कुछ आता रहा, सो दैट ये इंडस्ट्री एक और अच्छी तरह से एक पॉजिटिव चेंज की तरफ जाए। बट इस बार जो हुआ है ये कोविड और ये सब चीज के लिए खाली अपना इंडस्ट्री नहीं, हर एक इंडस्ट्री इज फेसिंग अ चैलेंज, एंड इस चैलेंज में like you said that it is a more theoretical and philosophical कि हम लोग collaborate करें और साथ में रहे, but the fact of the matter is that thanks to this situation manufacturers, हम लोग एटलीस्ट कारीगर के बारे में सोच रहे हैं, उन लोग के लिए कुछ कर भी रहे हैं, और रिटेलर्स साथ में है, एसोसिएशन साथ में है, करके खुद भी एक कोलैबोरेट करे, और एक साथ अगर हम लोग गवर्नमेंट के पास जाके कुछ भी हिसाब से हो, any way we can possibly show, and the idea has been well put out by Rajesh, and I think that Ashok ji and Nitin ji will agree that they have already applied for a GMS ke liye government ko. I think they are informing the government that help us make all the jewelers a part of the GMS scheme. Ashok ji, correct me if I'm wrong, ye soch to aap log kar hi rahe ho. So in that manner, it is a time for change. And we have been, as an industry, I would say that we have been in the process of change. अभी और data analytics, lean stock, ताकि आलतू फालतू स्टॉक ना रहे, इन्वेस्टमेंट सही तरह से हो, कस्टमर डेटा एनालिटिक्स, कौन सा कस्टमर को क्या डिजाइन चाहिए, bespoke डिजाइन हर लोग नहीं कर पाएंगे, बट आज के यंग जनरेशन चाहते हैं कि मेरा डिजाइन थोड़ा मेरे तरह कस्टमाइज्ड हो, एंड ऑल, be it a small retailer, be it a big retailer, they are collaborating with their manufacturers and karigars and trying to serve that to the customers. So change में है, the speed of change, whether it is like a slow speed जो धीरे धीरे change हो रहा है, या drastically changing oneself, that has its own challenges. कि जब सिस्टम बड़ा हो जाता है, जब generations change होते हैं, जब old generation के साथ साथ नया generation रहता है, so there are clashes of ideas. And Rajesh ji jaise hai, he is showing one side of the picture, which is a picture which is a little worrying, fearful picture. On the other side, if we look at it, then the young generation might not be so worried and fearful. They might be an optimistic set of people who will think that no, this change is for the better. Let us all move towards the positive change. So aaj ke din, even from a consumer point of view, I was reading somewhere that there are 3-4 aspects that the consumer or people like us, all of us, are being affected with. One is fear at one end, and one is एकदम optimism, जो सब ठीक हो जाएगा, अच्छे के लिए हो रहा है, और बीच में जो दो चीजें कस्टमर को बहुत अफेक्ट कर रहा है, वो है, बोलता है डिसिंक्रोनाइज सोसाइटी। आज के दिन सोसाइटी, हम लोग अब ऐसे भी अभी स्टोरीज आ रहे हैं कि एक जो एरियाज रहता है ना, वो एरियाज बैरिकेड करके बाहर के लोग को आने नहीं दे रहा है, और आने से भी डंडा लेके मार के बाहर का लोगों को भगा रहा है। कारीगर्स लोग स्टोरी बोल रहे हैं कि जो कारीगर्स गांव में हैं, उन लोग को बोल दिया कि तुम गांव से निकलोगे नहीं, और जो बाहर में है उसको बोल दिया तुम गांव में आओगे नहीं। So ये तो मतलब लग रहा है हम लोग 150-200 साल पहले जब अछूत कॉन्सेप्ट था, विदेश में जाने से तुम गांव से मतलब विच्छेद हो गया, मतलब पीपल आर जस्ट बिहेविंग एक्सट्रीमली फनीली, एंड हम लोग कंज्यूमर साइड में जैसे सोच रहे हैं ना कि क्या चैलेंज होगा, क्या चेंज होगा। I agree with the manufacturer and Rajesh ji, जो कारीगर साइड में भी there will be a huge lot of disruption. कुछ कारीगर्स है जो काम करेंगे, बहुत सारे हैं कि डर के मारे दूर दूर जाएंगे भी नहीं, उनका लोग बोलेंगे आप भाई अभी रह जा, घर में ही रह जा, एटलीस्ट जिंदा तो रहेगा, वहां जाने से क्या होगा, क्या मतलब। So we all have to come together, manufacturers, retailers, government को भी वो कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा। After all, we are employing so many millions of people. Suddenly overnight अगर सब चला गया, so अगर कैश ट्रांजैक्शंस इन द सेंस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मनी, अपना हाथ से कारीगर को पेमेंट, अपना हाथ से अगर हम लोग का एम्प्लॉइज को पेमेंट, फिर वो लोग खर्चा करेगा, ऐसे करके तो the whole movement goes on, and then if that doesn't happen, then the economy comes to a standstill. So we all need to collaborate and come together, and that is the need of the hour. We have to listen to the ground level. We have to listen to our customers, listen to our karigars, and then as we listen to what's happening on the ground level, the reality, we formulate our policies and move ahead forward. That is my thoughts. Chirag ji, I think I think Chirag is just trying to get in. He had a little problem with his network. In the meanwhile, I would like to go to Vasubhai.
On the bullion side, sir, what is your opinion on the kind of change that we are going to see, and आपके हिसाब से अब आगे क्या करने की जरूरत है? जब वॉल्यूम्स घटने वाले हैं तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? वासु भाई? या परफेक्ट। तो मेरे को ओके सर। हाँ जी, देखिए सर, वॉल्यूम का ऑलरेडी बहुत कम हो रहे हैं आज की डेट में। जो वॉल्यूम सिनारियो है वो मैं आपको एक समझाना चाहता हूं कि कॉमेक्स वॉल्यूम और एमसीएक्स वॉल्यूम जो बुलियन में वॉल्यूम हो रहा था वो ड्रास्टिकली स्लो डाउन है, क्योंकि आज भी इंटरनेशनल स्पॉट प्राइस और इंटरनेशनल फ्यूचर प्राइस, वो दोनों में जो डिफरेंस है, वो फ्यूचर आगे चल रहा है, स्पॉट नीचे चल रहा है। तो शायद सब लोगों ने देखा होगा कि फ्यूचर प्राइस ऊपर चल रहे हैं मगर स्पॉट डिलीवरी मूवमेंट कम है, तो उसके कारण नीचे चल रहा है। तीसरा चीज है कि डॉलर डिमांड बहुत ज्यादा है मगर डॉलर में लिक्विडिटी कम है। जीरो इंटरेस्ट होने के बावजूद भी आज की डेट में लगभग सारी कंट्रियों का इंटरेस्ट जीरो है। सब कंट्रियों ने स्टिमुलस पैकेज दिए हुए हैं गवर्नमेंट को, पब्लिक को बिजनेस करने के लिए या बैंकिंग सेक्टर को चलाने के लिए। उसके बावजूद भी लिक्विडिटी क्राइसिस है। तो इसका मतलब ये है कि गोल्ड का जो बुलिशनेस है वो इतना ज्यादा नहीं है होना चाहिए, क्योंकि लोग अगर सेफ हेवन की तरफ भी जाएंगे तो भी इंटरेस्ट कॉस्ट या ये वगैरह वो बेरिंग नहीं हो पाएगा। तीसरा चीज अभी खोसला साहब ने कहा कि ये जो सिनारियो है, अभी हमारा जो गवर्नमेंट का जो जीडीपी है जो प्रिडिक्टेड है वो आज की डेट में 1.8% जीडीपी है। तो ये सिनारियो में गवर्नमेंट बहुत दिनों तक गोल्ड इंपोर्ट भी नहीं करने दे सकती है। ये मेरा खुद का मंतव्य है कि ये सोना बहुत दिनों तक हम इंपोर्ट आएगा ऐसा भी नहीं होगा। तो हमको आगे अगर सोचते हैं तो गोल्ड में डिमांड और सप्लाई का इश्यू रहेगा। डिमांड भी कम रहने वाली है क्योंकि लोगों के पास अर्निंग कम हुए हैं, जॉबलेस बहुत ज्यादा हुए हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज, मॉल, थिएटर्स, एयरलाइंस, ट्रांसपोर्टेशंस, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा सफर होने वाली है जिसमें जॉब जाने वाली है। आज देखेंगे कि कलकत्ता में एक जगह में 50 कारीगर 500 फीट या 1000 फीट की जगह में बैठ के काम कर रहे हैं, वो भी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये क्राइसिस 40 दिन का लॉकडाउन नहीं है, ये 400 दिन का लॉकडाउन है। तो हमको उस हिसाब से स्टेप वाइज चलना पड़ेगा। बुलियन इंडस्ट्रीज में क्या होगा कि एक वर्ग होगा जो इन्वेस्टमेंट सिनारियो को देख रहा है कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने के लिए बुलियन लेगा, मगर वो ज्वेलरी की तरफ कैसे आएगा वो मेरे को भी नहीं मालूम है, मैं उसके लिए बहुत छोटा हूँ। पर फिर भी आपको अपना प्रोडक्ट, अपना प्योरिटी, ड्यूरेबिलिटी अच्छा डिजाइन करके उसमें रहना चाहिए, क्योंकि हर एक के लिए ये इंडस्ट्रीज में जगह है, हर एक के लिए यहाँ पे एक जॉब है, एक अपना वर्क है, अपना काम है। तो ये हम इसको बोलते हैं कि कैसे भी करके यहाँ पे सर्वाइवल अगले 6 महीने के लिए बहुत कंजर्वेटिव आने वाले हैं। बहुत 6 महीने सबके लिए है। ज्यादातर लोगों को आप बताइए, आप ज्वेलरी इंडस्ट्रीज में, कि गोल्ड लोन से दूर रहें, क्योंकि फ्यूचर और स्पॉट में जो डिफरेंस रहने वाला है वो बहुत बड़ा रहने वाला है। तो लोगों को प्राइस का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये चीजें, कुछ चीजें आप लोगों को भी अपने इंडस्ट्रीज के लोगों को बतानी चाहिए। वासु भाई, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपने गोल्ड लोन का सवाल उठाया और काफी सारे ज्वेलर्स के पास गोल्ड लोन होता है बट वो उसे मैनेज करना नहीं जानते। तो आप अगर संक्षेप में बता पाए कि एक ज्वेलर ने गोल्ड लोन को किस टाइप से मैनेज करना चाहिए। सर, वो ऑलमोस्ट 5% डिस्काउंट में चल रहा है। तो आप उसको एमसीएक्स खरीदने की जगह हर एक ज्वेलर को अपना अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट बैंक के साथ हेज करने का एक सुविधा है, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक वगैरह करते हैं। तो आप उसको डॉलर परचेज ही करिए। जैसे आपका सोना बिकता है, आपने गोल्ड लोन उठाया है, तो सामने बैंक से ही डॉलर में परचेज कीजिए,
रुपी काटिए तो ही आपको सस्ता गिरेगा, या तो वो आपका गोल्ड लोन का लिमिट है वो आपको सीसी लिमिट या ओडी लिमिट में आप कन्वर्ट कर दीजिए। क्योंकि ये टाइम में क्या होगा कि जो प्राइसेस है वो स्पॉट प्राइसेस और फ्यूचर प्राइसेस में डिफरेंस बढ़ेगा, क्योंकि जीरो इंटरेस्ट के कारण कोई फ्यूचर में सट्टा करता है तो अगले 6 महीना 8 महीना बहुत वॉलेटिलिटी वाला मार्केट है और हर एक इंडस्ट्रीज में आपको देखने को मिलेगा। तीसरा चीज है कि ये कोविड खत्म होने के बाद जर्मनी है, यूएस है या इटली है, उनका फोकस चाइना की तरफ अगेंस्ट जाएगा, तो वो भी एक वॉर की तरफ कर रहा है कि ये क्या जा रहा है, किस तरफ से मार्केट जा रहा है। तो मेरे ख्याल से बहुत केयरफुली अगले 6 महीने हैंडल करने से गोल्ड लोन, क्योंकि प्राइस यहाँ से $1500 भी हो सकता है और $2200 भी हो सकता है, ऐसा चांसेस मेरे को दिख रहा है। और वॉलेटिलिटी बहुत रहने वाली है अगले बहुत दिनों में। Ashok bhai, can we take few questions now? Yeah, I think Avinash ji has got the questions ready with him. Please. Avinash ji. Yes, sir. Rajesh ji wants to speak something, I think. Just a quick one. जब आप गोल्ड लोन लेते हैं तो गोल्ड का रेट नहीं काटते आप। आपकी एबिलिटी टू सर्विस गोल्ड लोन डिपेंड्स कि मैं ज्वेलरी बना के उसको बेचूं। आज के माहौल में आपने ज्वेलरी बनाई है लेकिन उसको बेच नहीं सकते क्योंकि सब कुछ बंद है। आपको आरबीआई को केवल ये कहना है कि जो मैंने 90 दिन का या 180 दिन का गोल्ड लोन लिया है, आप उसका टेन्योर अभी 90 दिन और बढ़ा दीजिए। 180 का आप 270 दिन कर दीजिए। मुझे कोई ब्याज में रिलैक्सेशन नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे 3 महीने का ये एक्सटेंडेड लोन चाहिए, क्योंकि मैं सोचता हूं कि 3 महीने में मेरी दुकान फिर से खुलेगी और लोग आएंगे और मेरा माल बिकेगा। और जो वो 3 महीने में भी नहीं होता, फिर आप वापस आरबीआई के पास जाइए और कहिए भाई साहब मेरा 3 महीने आप और बढ़ा दीजिए। तब आप विद लॉजिक जा रहे हो, जो लॉजिक सबको समझ में आता है कि भाई साहब आप भाग नहीं रहे, आपके पास वो गोल्ड है, आपने उसकी ज्वेलरी बनाई है, आपको मेरा स्टॉक वेरीफाई करना है, आप स्टॉक वेरीफाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं बेचूंगा तभी मैं लोन के पैसे आपको वापस दूंगा। If you go as an industry to RBI, Rajesh ji, it's already been extended. It's already been extended by all the banks. So metal gold loan issue of that particular sort is sorted out. Then that's okay. Then there's no issue. Yeah. Already it's been sorted out by all the banks. And on the front of the GMS, Ashok bhai, you want to make a statement that what industry is doing on? No, I think as far as the industry is concerned, the industry body is concerned, I think there is a whole representation of the recommendations being prepared and is being sent today to the government in detail for all the relief that the industry is to look forward for by GCC. Okay. Sridhar sir wants to ask a question to the panel. Yeah, good evening everyone. First of all, Rajesh ji ka jo comment tha, jo speech tha, it was, even though it's a scary, sorry, even though it's very scary, but it is fact of life. We just have to, go with it and take the appropriate measures how it is to be taken. That is one thing. The one more thing what I would want to ask Chirag and Somas, everybody is concentrating today on design. No organized player is blindly selling products or commodity-wise products, things like that. Still, despite of creativity, despite of doing all that, we, the retailers, are not able to convince the customer of the design. Nobody wanted to pay
the kind of designing cost. Nobody wanted to pay the creativity cost. So how do you address this, Mr. Som? Or is it for me? Yeah. Sridhar, I think it's when you say, yeah, people are investing behind innovation. I just want to ask you, simply a new design is not an innovation. Let me ask a very broad question here. And this COVID can bring all of us, and we can create institutional infrastructure. We are working actually to create the innovation center. But let me ask you, I mean, health has been a big issue. Okay, women's safety has been a big issue. Now, have you ever thought of designing jewelry, taking these concerns into account? Don't ask me how. I'm not an expert on this. I can post the question. But can you make a jewelry which makes some addition to the women's safety? Something about health. There is technology. Can you please put something which will, if there is a watch which can test my pulse, why can't you make a jewelry which does something to me? I am not saying there is an easy solution. That's why I'm saying I'm not an expert. But have we as an industry even posed these questions to experts? The third one I'll tell you. We all know Apple made more revenue last year from selling these accessories than Apple phone itself. Correct? Yeah. Something like that. I read, or equivalent or whatever. Now, we always sell a jewelry piece. And have you ever thought of making design in such a manner that once I buy something for my wife, I never have to melt it. I only need to keep adding accessories. And you should be able to do it very straightforward. Sell me small bits. Have you, which means your designing just keeps going on. Now, these are all questions we need to pose to ourselves in this environment and say, have we really innovated? Then you don't have to worry about nobody is valuing it. Everybody will value it if there is a real innovation. iPhone did not come and say, it was like a Walkman, but iPhone just made some great differences and Walkman died. So that's the point I would say. I understand individually we can't do it. Everybody can't put it. Why can't we as an industry build an infrastructure? I'll stop there. Avinash ji, I'll try to answer a bit on Sridhar's question. श्रीधर, अगर आपको याद हो तो कुछ महीने पहले मेरी और आपकी इसके ऊपर बात हुई थी. मैं चाइना में था अगस्त सितंबर में, एक कॉन्फ्रेंस था, अटेंड करा था, और वहां पे मैं चाइनीज जो होलसेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स है उनके ऑफिसेज और शोरूम देखने गया था. एक जो सबसे बड़ी चीज जो मिसिंग है हमारे इधर वो है स्टोरी. आज लोग क्यों फॉरेन वेकेशंस जाना चाहते हैं, आज लोग क्यों गाड़ी खरीदना चाहते हैं, आज लोग क्यों बाइक खरीदना चाहते हैं, स्पेशली यंगर जनरेशन, क्योंकि इसमें एक स्टोरी है. हम आज गोल्ड के साथ स्टोरी नहीं कह पा रहे. जैसे आप अगर आज हमारी गोल्ड इंडस्ट्री, और नितिन जी अगर है तो नितिन जी का एक बहुत फेमस कोट है, वो हमेशा कहते हैं कि रामायण में हनुमान जी अंगूठी लेके गए थे सीता जी के पास. तो नितिन जी हमेशा कहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री 5000 साल पुरानी इंडस्ट्री है. चाइना में गोल्ड का चलन शायद 400-500 साल से शुरू. चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स ने क्या किया, तो 400-500 साल पुराने उनकी जो ज्वेलरी थी, और बहुत ही सिंपल ज्वेलरी, अपने जैसी कोई ग्रैंड या डिजाइन वाली नहीं, उसको लेके आए. वो उन्होंने म्यूजियम के साथ टाई अप किया और वो ज्वेलरी को म्यूजियम के साथ सर्टिफिकेशन लगा दिया. अब ये इसको बेचते एंटीक ज्वेलरी एट 30-40% प्रीमियम, जबकि हमारी तो धरोहर कम से कम 5000 साल पुरानी धरोहर है. हमारे पास इतने सारे म्यूजियम्स हैं, हमारे पास रीजनल टेस्ट है. वी आर यूरोप इन वन कंट्री, पर हम एक स्टोरी नहीं लेके आ पा रहे. दूसरी बड़ी चीज, चाइना में छोटे बच्चों के लिए ज्वेलरी बना, और ये मैंने मंथन में भी कहा, तो ये हमेशा सालों से कहते आ रहा हूं कि हमारी 60% आबादी 35 साल के नीचे है. और जब मेटल फोकस ने एक सर्वे किया था काफी साल पहले कि कौन से एज वाले लोग स्टोर में आते हैं, तो ज्यादातर जो लोग स्टोर में आते हैं वो 30-35 के ऊपर की उम्र वाले. यानी हम एक्चुअली जो हमारी ज्वेलरी है, और मैं बिलो पॉवर्टी लाइन की तो बात भी नहीं कर रहा हूं, हम हमारी जो ज्वेलरी है वो सिर्फ 40 करोड़ लोगों को बेच रहे हैं. 60 करोड़ कस्टमर तो हम देख ही नहीं पा रहे.
तो एक चीज है स्टोरी, और दूसरी है पोजिशनिंग, और तीसरा है प्रोडक्ट इनोवेशन। ये तीन चीज पे अगर हम काम करेंगे एज अ एसोसिएशन, एज ए इंडस्ट्री मिलके, तो सर हम भी फिनोमिनल ग्रोथ दे सकते हैं। Very well said. Very well said, Mr. Chirag. I wanted to put the ball again to Mr. Som. The questions and the challenges what you are trying to ask the jewelers or rather the associations to implement. Is WGC doing any sort of survey or trying to do what it can be done, how it can be done, how it can be implemented? Yes, Sridhar. We are unfortunately it also got stopped. In fact, we had spun off an assignment where they were to meet people and create a, just like how we created the Assay Training Institute, we wanted to create an innovation program for the industry where including the financials, we would have agreed everything, how people will do their own ideation, etc., so that with small amounts, groups of people can come and do certain stuff. And also source ideas. We were in the process of doing that study with external people, very reputed, including we have included the Gujarat Design NIDC as well. But it got stalled because of this. But yes, to answer your question, absolutely, we need an innovation program for the industry. It's fantastic. And actually, Mr. Som, by putting this challenges, you have really made the entire people to think very seriously as to how to overcome on this. It's a great idea. And I know you will be always for that. And I hope this should be very successful and we all will accept that. Sure. Bachraj ji. We'll do our best. Yeah. Bachraj ji. I have a question for Chirag bhai. चिराग भाई, जैसे अभी आपने बताया था इन रामायण, अभी हमारे जब लक्ष्मण जी बीमार हुए थे तभी हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए पूरा पर्वत ही लेकर आ गए थे। वैसे ही ज्वेलर्स जो हैं अपने डिजाइन जब बनाते हैं, और आज के तारीख में बैंकिंग, फाइनेंस, जीएमएल ऐसी फैसिलिटीज होने के बाद इतना गोल्ड हो गया है कि जब ज्वेलरी बनाते हैं तभी इतना सोना होने के बाद इतने बारीक में डिजाइनिंग के लिए टाइम इतना नहीं मिल पाता है या इतनी सोच नहीं बन पाती। तो जब भी माल बनाना होता है, ज्वेलरी बनानी होती है, बहुत बार क्या होता है, लोग बोलते हैं चलो बना दो, और बहुत 80% या 70% नॉर्मल डिजाइन या ऐसे डिजाइन होते हैं जो पुराने हो चुके होते हैं, 20-25% पूरे इन्वेंट्री में नए डिजाइन होते हैं, यानी कि 60-70% डेड स्टॉक बेसिकली, और बाद में धीरे धीरे गोल्ड की चाह के वजह से वो डिजाइन बिकते हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि चिराग भाई, इसको किस तरीके से एक रिटेलर को, होलसेलर को, मैन्युफैक्चरर को अपना प्लान करना चाहिए, क्योंकि a design line we are talking is a very small, but the stock which we are keeping all of us is a very huge concept. How should we go ahead in a way where we have at least 80% quality stock with us? Sir, I think that's a very I would say difficult question to answer. But I'll tell you what lot of people tend to do is consumer engagement. I think where one thing which is missing is understanding the consumer, the changing taste of consumer, and I think that's where we will have to be a bit more engaging. जैसे आपने कहा ना सर, आज क्या हो रहा है, 70-80%, जैसे हम शो में चले जाए और लाइन से अगर हम स्टॉल्स देखें सर, तो एक के बाद एक ही टाइप की सर ज्वेलरी आपको हमेशा मिलेगी। क्योंकि जैसे आपने कहा, बात सही है सर, 70-80% मैं वही की वही ज्वेलरी बनाता हूँ, 10-15% ये करता हूँ। तो एक चीज है सर कि एक है कंज्यूमर एंगेजमेंट करना होगा, बट काफी सारे देशों में ये देखा गया जहाँ पे बहुत ज्यादा इनोवेशन हुआ, जैसे चाइना की ये जो एंटीक की मैं बात कर रहा हूँ, या जिसे वो कहते हैं 3D गोल्ड या 3D हार्ड गोल्ड, ये सारे मैन्युफैक्चरर्स ने मिलके एक कॉन्सेप्ट। हमारे इधर सर एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सर हम शायद मैंने ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए पता नहीं सर, बट हमारी दोस्ती बड़ी होती है, बट वैसे हम मिलजुल के सर आइडियाज या थॉट्स पे काम नहीं कर पाते एज ए इंडस्ट्री। तभी शायद हमारे पास सर 100-150 एसोसिएशन है। और मुझे सर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कहा था, मैं मीटिंग में था तभी कहा था कि यार एक एसोसिएशन आता है ये बोलता है, दूसरा एसोसिएशन आता है ये बोलता है, तीसरा बोलता है ये बोलता है, हम सुने तो किसकी सुने, तो हम फिर हमारा ही कर लेते हैं। तो सर हमारा एक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है।
तो आपका जो आंसर है ना सर, वो है कि सबने साथ में मिलके, जब तक डिजाइन पे, इनोवेशन पे, इस पे साथ में मिलके काम नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा सर। हम यही बेचते रहेंगे और हम शायद साल दर साल का वही डिस्कस करते, हम भी यही डिस्कस करेंगे। I think one very important thing, Chirag, you said, and out of the question that Sayyam put up, I would say very strongly that I think the bank exposure that people have, particularly, should be reduced by the jewelers of the first hand basis as fast as possible, because you know that you are going to go through probably a leaner period of time, and this will give you a chance to really think on how to operate with a lesser amount of inventory, and to be more effective in financially, to be more effective with lower costs and operate on the lowest inventory that is possible, and still try to maintain and build up your turnovers and justify your investment in the best way, because you can't sit on the same level of inventory and get down to a turnover which will reduce at half, 50% or 60%, or reduce by even 20%. So I think one of the most important thing, that the first step that people should take. Ashok bhai, can you hear me? Yeah. Yes sir. नहीं, संयम ने जो क्वेश्चन पूछा कि हम चेंज करना चाहते हैं, अशोक भाई, पूरा चेंज तो कभी होता नहीं और कभी होना नहीं चाहिए। लेकिन जैसा कि आप शर्ट पहन रहे हैं, मैं स्ट्रिप का पहन रहा हूँ, कोई व्हाइट शर्ट पहन रहा है, कोई ब्लैक पहन रहा है, तो 60-70% इन्वेंट्री तो सब जनरेशन टू जनरेशन सेम चीज सेल होती है। 25% ही इनोवेशन उसके अंदर रिक्वायर्ड होता है, जो चेंजेस लाता है, जो पर्टिकुलर कस्टमर को इंप्रेस करता है। लेकिन ब्लैक पैंट का भी सेल बंद नहीं होने वाला है, व्हाइट शर्ट का भी बंद नहीं होने वाला है। आप ले लेंगे, उसके कुछ रेगुलर डिजाइन है, वो कभी चेंज नहीं होने वाले। तो 50-60% इन्वेंट्री तो आपको मेंटेन ही करना है, और फिर 25 से 40% आप इनोवेशन कर सकते हैं। और एक चीज मैं समझ में नहीं आया, सोमबीर जी यहाँ पे सभी लोग हैं यहाँ, ज्यादा जब कस्टमर आता है, मैं बहुत सुन रहा था, यंग आए या मिडिल एज आए, एक क्वेश्चन है जो लोगों को रुकाता है ज्वेलरी के शोरूम में आने के लिए, कि क्या सोने के रेट ये मिलेंगे या नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे। क्योंकि एक चैनल खोलते हैं तो आता है कि सोना 50,000 होगा, दूसरा चैनल आता है कि अभी बहुत वर्ल्ड की बड़ी बड़ी बैंक और सब कंट्री सोना बेचने वाली, सोना तो 35,000 पे आ जाएगा। वो लोगों को शोरूम में आने के लिए रोकता है, जो थोड़ा बहुत जो लैकुना आ रहा है, तो उसको हम एड्रेस नहीं कर पा रहे। उसके अगर कोई तरीका है जो लोगों को डर निकाल देवे कि मैं लूंगा तो दूसरे दिन क्या होने वाला है, इसके बारे में जानना है। नितिन जी, अभी जो समय है, मैं एक जगह पढ़ रहा था, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड भूखा। ऐसा नहीं कि हम लोग लॉकडाउन में भूखा बैठे हैं घर में, वो है V फॉर वॉलेटिलिटी, U फॉर अनसर्टेनिटी, C फॉर कॉम्प्लेक्सिटी एंड A फॉर एम्बिगुअस। कल क्या होने वाला है किसी को मालूम नहीं। तो ये एक प्राइस, जैसे अभी बताया कि फ्यूचर्स एक तरह खेल रहा है, स्पॉट एक तरह है। सो देयर इज लाइक, एक्चुअली यूएस में इतना मनी प्रिंटिंग हो रहा है, वो पैसे से लोग प्राइस को लेके जो इच्छा कर रहा है, एंड वैसे करके दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देयर प्रॉफिट्स एंड मेक प्रॉफिट्स, एंड हम लोग कंज्यूमर्स विल बी मोर एंड मोर कंफ्यूज्ड। अपने को स्टेबिलिटी, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा ना, जो कैसे वो फियर हम लोग उनका मन से निकाल दे। तो और एक चीज इससे ही कनेक्टेड है कि कस्टमर खरीदेंगे कुछ भी प्रोडक्ट, और इंश्योरेंस लोग बेचते हैं बाय सेलिंग फियर कि आपका लाइफ में अगर कुछ हो गया तो क्या होगा। तो अपने को या तो फियर को अपना के अपना प्रोडक्ट और कमोडिटी के अंदर वो लाना है कि गोल्ड इज द स्टेबिलिटी दैट यू गेट इन द होल वर्ल्ड ऑफ अनसर्टेनिटी। ये एक चीज है, प्राइस अप डाउन होता रहेगा, आज जैसे हुआ है, फिर बाद में क्राइसिस होगा तो प्राइस ऊपर ही जाएगा, आप खरीद लो। दिस इज अ वे टू how we want to position ourselves in the gold in the mind of the consumer along with the design part. और एक साइड में जैसे हुआ, एक बोलते हैं सेटलर्स, ऐसे भी आज इस बार होंगे इंडस्ट्री में। आप देख लेना कि छोटे छोटे शहर ज्यादा ग्रो करेगा और बड़े बड़े शहर में ग्रोथ उतना नहीं होगा। बहुत सारा हो गया रिवर्स माइग्रेशन, जो अपना बड़ा शहर छोड़ के दे हैव गॉन बैक टू द स्मॉलर टाउन्स। So you might just see a situation when the growth will be in the tier 2, 3, 4 cities and not from the main cities. ये एक हो गया आपका एक type of consumer behavior of the settlers. The stabilizers जो है वो तो मतलब टेंशन और फियर और ये सब में इतना संकट में रहेंगे, तो वो संकट से दूर होने के लिए आपके पास आएंगे। तो या तो आप हनुमान जी का पेंडेंट बेचो, या आप बोल दो जो गोल्ड इज योर
स्टेबिलाइजर आपको शांति देगा। एंड द लास्ट वन इज ऑप्टिमिस्ट जो रहेंगे, वो यंग जनरेशन हो या जो भी हो, जिसको लगेगा कि लाइफ में उसको बहुत कुछ करना है और उनको वो प्यार मोहब्बत इमोशन देके हम लोग गोल्ड बेचते जाएंगे। सो कस्टमर कोविड के बाद एक जैसा कोई बिहेव नहीं करेगा। मैं वो मतलब काइंड ऑफ मेरा फीलिंग आ रहा है, हर एक कस्टमर हर एक लेवल में बिहेव करेगा। और अगर गोल्ड सबके लिए इंपॉर्टेंट रहा तो गोल्ड 5000 साल भी था और भी 5000 साल रहेगा, एज लॉन्ग एज गवर्नमेंट हम लोग के साथ रहे, वही सबसे इंपॉर्टेंट। Great. Avinash ji, any questions you have? Sir, that is what I wanted to ask. One question which has come to me, which is a very important question, and this can be answered by Chirag bhai, Som, as well as Rajesh ji. There are two questions. One is all the countries, most of the countries are going to have gold which is there with them in store. They might come out to sell. Now Russia, which has restricted gold exports, has opened up. What do you feel this will go? This will bring the demand side of the gold towards? सर एक्चुअली जो कंट्री की सेल होती है गोल्ड की, यानी सेंट्रल बैंक्स स्पेशली, यू नो व्हाट हैज बीन, और ये काफी दिन से व्हाट्सएप, जिसे मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहता हूँ, ये व्हाट्सएप पे बहुत दिन से एक फॉरवर्ड चल रहा है कि कंट्रीज गोल्ड आके बेचने वाली है और गोल्ड के दाम नीचे आ जाने वाले हैं। सर यूजुअली जो सेंट्रल बैंक का सेल होता है सर इज गवर्न अंडर व्हाट वी कॉल एज सेंट्रल बैंक गोल्ड अग्रीमेंट। Central bank, especially the European central banks, under the auspice of ECB, BOE, सबने मिलके एक सेंट्रल बैंक गोल्ड अग्रीमेंट किया है, जिसके अंदर सेंट्रल बैंक के गोल्ड जो सेल्स है वो कंट्रोल्ड होगी। यूजुअली जब सेंट्रल बैंक बेचती है तो वो एक सेंट्रल बैंक दूसरी सेंट्रल बैंक को बेचती है। ये ऐसा नहीं होता कि सेंट्रल बैंक आके मार्केट में ऑफलोड कर, ये एक चीज है। दूसरा, सेंट्रल बैंक आके क्यों बेचेगी? अगर हम लास्ट 5 से 6 साल में देखें तो सेंट्रल बैंक लास्ट 5 से 6 साल में सिग्निफिकेंटली गोल्ड बाय करते जा रहे हैं। ये चीज क्यों बाय कर रहे हैं? क्योंकि एक तो उनको सर एज अ हेज अगेंस्ट डॉलर डिपॉजिट, क्योंकि सारे सेंट्रल बैंक का डिपॉजिट होता है डॉलर में होता है, तो जो डॉलर डिपॉजिट से का हेज करने के लिए सेंट्रल बैंक गोल्ड बाय करती है। तो इसमें कोई तथ्य नहीं है कि सेंट्रल बैंक्स आके गोल्ड बेचने वाले हैं। दूसरी बात सर, अगर सेंट्रल बैंक आके गोल्ड भी बेचे तो इसके अंदर कुछ 500-600 टन का एक लिमिट होता है। अगर हम देखें तो साल का 3-3.5 हजार टन का कंजम्पशन है। 500-600 टन सर, ये 3.5 हजार कंजम्पशन इजीली एब्जॉर्ब कर लेगी। तो आई डोंट थिंक ऐसा कोई सिग्निफिकेंट रिस्क है। जबकि अब इन्वेस्टमेंट डिमांड देखें सर, इन्वेस्टमेंट डिमांड इज एट इट्स पीक। ETF में रिकॉर्ड फ्लोज आए हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की जो रिसेंटली डेटा रिलीज हुए उसके अंदर पिछले 3 महीनों में ETF में कुछ 300 टन के फ्लोज आए हुए और कुछ 3200 टन की अभी तक होल्डिंग्स है ETF में। तो देयर इज सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट बाइंग व्हिच इज कमिंग इन इनटू गोल्ड। सो आई डाउट एनी सेंट्रल बैंक कमिंग आउट एंड सेलिंग इन फैक्ट। ओके चिराग, अपना सेमिनार शुरू होने के बाद में 1000 रुपए गोल्ड में नीचे और 1700 रुपए चांदी टूट गई है सिर्फ अपने 1 घंटे के सेमिनार में। Can I take you back 30 years into time when John Major was the Prime Minister of UK and the Bank of England decided to sell gold under auction. Okay. And it sold its gold at the lovely price of $285 an ounce. And see where the price of gold is today. So central banks offloading gold has nothing to do with the market price of gold. May I just add, Avinash, 2 questions. One is, I don't see consumer recycling, selling of such an order in every country that will flood the gold market. That's not a realistic scenario. There will be pockets, recycling will be slightly higher. Anyway, mining is shut, so that will make up. I don't think you will have a glut of supply because consumers will queue up, one for rice and wheat and another for selling gold. That will never happen.
right? Even if it happens, as Chirag said, that would mean the economy, other asset classes would have gone so far down, institutions will be picking up all the gold they can. So that balancing is very good for gold. If there is huge consumer distrust, the institutional pickup will be high. So I don't see that as a reason. As far as central bank selling gold is concerned, that again is not a very, very serious threat as of now, because central banks selling gold will only weaken their currency now. So they would not do it. And Avinash ji, one thing is which lot of people miss out. जैसे थाईलैंड में जो लोग आके सोना बेच रहे थे, एक चीज हम मिस आउट करते कि हमारे पास गोल्ड लोन कंपनीज है. थाईलैंड में या काफी सारे देशों में ये गोल्ड लोन कंपनीज एग्जिस्ट नहीं करती है. सो हमारे पास गोल्ड लोन कंपनीज है जिनकी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ है. हाँ जरूर है, अगर लोग आते भी है प्लेज करने के लिए तो बैंक्स भी है, क्योंकि अगर हम देखें तो जो गोल्ड लोन है उसमें 60% से 70% शेयर बैंकों का है और 40% शेयर मन्नपुरम, मुथूट और IIFL, ये सारी कंपनियां. तो हमारे पास एक बहुत बड़ी चीज है कि हमारे पास गोल्ड लोन कंपनीज है, लोग वहां पे आके अपना सोना प्लेज जरूर कर सकते हैं. Thank you, Chirag, and Som and Rajesh ji for clarifying that. There is one more issue which is going on in the trade right now with the bullion bars, wherein people are finding a little bit of purity issues in some cases. So on this, I need an answer from any of the panelists other than, and Vasubhai also can enlighten. It will be great. हाँ जी सर, ये अभी सबसे बड़ा इश्यू है गोल्ड का जो बार्स होता है उसका डुप्लीकेटिंग. ये बहुत बड़ा इश्यू है हर जगह पे. जैसे कि MMTC पेम्प का बार उनकी रिफाइनरी में भी बनता है और सूरत के कोई छोटा रिफाइनर भी बनाता है. तो ये क्या है कि उसका जो डाई का चोरी करके ये लोग जो बनाते हैं, मगर इससे बचने का एक बहुत अच्छा रास्ता ये है कि आप जितना भी सोना खरीदे वो वॉल्ट टू वॉल्ट डिलीवरी बेसिस पे खरीदे. यानी आप ऑथराइज बायर से खरीदे, ऑथराइज इंपोर्टर से खरीदे या ऑथराइज डीलर से खरीदे, या उसको वॉल्ट से ही डिलीवरी पिकअप करने का मंतव्य रखे. जैसे कि आपको ब्रिंक्स से डिलीवरी मिल रहा है तो ब्रिंक्स से लीजिए, सिक्वल से डिलीवरी मिल रहा है तो सिक्वल से लीजिए. उसका सर्टिफिकेट 100% इंसिस्ट कीजिए. जो भी सेलर है उसको बताइए कि हमको आपका जितना भी बार दे रहे हैं उसका हमको सर्टिफिकेट चाहिए. अगर जरूरत पड़े तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं. MMTC पेम्प है, हमारा खुद का भी पार्कर का भी रिफाइनरी है, बहुत सारे रिफाइनर्स और भी हैं जिसमें आप जाके ये सर्टिफिकेट ओरिजिनल है या गलत है या डुप्लीकेट है आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं. और जो सप्लायर आपको बेच रहा है उसको, अगर आपको गलत माल कोई बेच के गया है तो आप उसको फिर ब्लैकलिस्ट कर दीजिए. तो कि ये आदमी डुप्लीकेटिंग कर रहा है, तो ऐसे क्या होगा कि जो कोई पनिश होगा तो ही आगे जाके इसको बंद किया जा सकता है. Great, thank you, Vasubhai. Anything, anybody else wants to add to this particular point from the panel? I think we have gone a little ahead. Okay, time, way ahead on time. 20 minutes over time. So I think we have Ramesh Davanam who's going to give the vote of thanks. Better. Thank you all. I think I want to tell all the Pandavas, because when you link the gold to the history, this panel was the Pandavas who give us power of energy to how the scenery is changing. I want to thank Mr. Som Sundaram, who told us, he accepted also that though we are getting organized in the sector, but still we are not innovative in marketing. And Rajesh sir also told that we need a good refinery, good sourcing. But he also told that GMS is more required to be pushed, because unless we do that, the gold may become shortage in the near future. I think it was a very good advice is given by him. And Mr. Sogankar told us, even though we have a good marketing position, we have to create more occasions to the gold marketing, because unless we sell only in the Akshaya Tritiya or Dhanteras, everything, we should have more occasions to market it. And Sonal Singh madam also told that we need a younger generation. He's convinced. I think I told earlier also, when my daughter got married,
none of the jewelry bought her from my shop. He wanted only designer jewelry. He wanted the more clarity jewelry. I think our message is very clear, and we are feeling it. And we should give more extra precautions for the designing. We should take extra care of it. And Khushbu Ma'am also told that she's positive. She's having a huge capacity. She's having a positive idea that things can be go. She's having a more capacity to produce. That shows her positiveness. But I think Vasuban sir also told that liquidity should not be an issue. But the lockdown is more than 400 days. So these all things, what we can learn is there are both positive and negative side. But unfortunately, we are seeing more on the negative side because what is the future? The gold, because I think what Costa sir told, whether we don't get any gold till July, it is an afraid. We are afraid whether how to run the shop. I think it's a very good seminar. I think tomorrow we have a beautiful seminar that's showing. On 22nd, we have a very interesting mind speak webinar on the way we should use the different options for marketing in our business. The 5 pillars of our effective marketing, with the panel consisting of Ishu Datwani, founder of Anmol Mumbai, Mr. Prahalad Kakkar, marketing and brand consultant, Genesis Film Productions, Bhaskar Das, of Group President, Republic Television, Anita Katari, founder and CEO of AKLC, and Prerna Makharia, founder of Style and Print Jewelry. So friends, we'll meet once again tomorrow at 2 o'clock, and we please block your time and save your time to listen to this webinar. Thank you all. Thank you very, very much. Thank you very much, Ramesh. Thank you to the entire panel. All the very best, and for all your time and all the valuable inputs. Thank you, sir. Thank you, Ashok ji. Thank you. Thank you.